पीटर थिल की किताब 0 to 1 के हवाले से आज हम बात करेंगे 90s के दशक के उस मशहूर .com बूम की। लेकिन ये सिर्फ एक बुलबुले की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस दौर की कहानी है जिसने आज की हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया की नींव रखी। तो जब हम 90 के दशक के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए ये एक शानदार पार्टी जैसा दौर था, है ना? खूब पैसा, उम्मीदें और फिर इंटरनेट का आना। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? चलिए आज इस धारणा के पीछे की असली कहानी जानते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? मतलब जिस दशक को हम इतना खुशनुमा याद करते हैं, उसकी शुरुआत असल में गहरी चिंता और निराशा के साथ हुई थी। और देखिए, इस बैकग्राउंड को समझे बिना हम .com बूम को कभी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे। तो पार्टी शुरू होने से बहुत पहले माहौल एकदम अलग था। ये कोई उत्साह का दौर नहीं था, बल्कि अनिश्चितता और बेचैनी का समय था। तो देखिए, दशक की शुरुआत किसी जश्न से तो बिल्कुल नहीं हुई। अमेरिका मंदी से जूझ रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थीं, और मजे की बात तो ये है कि सिलिकॉन वैली, हाँ, वो भी स्ट्रगल कर रही थी। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि टेक की दुनिया में जापान अमेरिका से बाजी मार ले जाएगा। मतलब माहौल एकदम निराशा से भरा हुआ था। और फिर इसी निराशा के माहौल में एक ऐसी चीज आई जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। वो था एक वेब ब्राउज़र, जिसने इंटरनेट को आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और ये सब कुछ ना बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, 1992 तक इंटरनेट का कमर्शियल इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था। फिर 1993 में आया मोज़ेक ब्राउज़र, और उसके ठीक एक साल बाद नेटस्केप ने अपना नेविगेटर ब्राउज़र लॉन्च करके पूरा गेम ही पलट दिया। अब इस स्लाइड में जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है इसकी स्पीड। जनवरी 1995 में नेटस्केप का मार्केट शेयर करीब 20% था, और साल खत्म होते होते ये 80% पर पहुंच गया। मतलब लोगों ने वेब को इतनी तेजी से अपनाया कि ये किसी क्रांति से कम नहीं था। इस जबरदस्त ग्रोथ का सीधा असर पड़ा शेयर बाजार पर। अचानक से हर कोई इस नई न्यू इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहता था। एक होड़ सी मच गई। इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। नेटस्केप अगस्त 1995 में अपना आईपीओ लेकर आया, और कमाल की बात यह है कि कंपनी उस वक्त प्रॉफिट में भी नहीं थी। फिर भी सिर्फ 5 महीनों के अंदर स्टॉक $28 से सीधा $174 पर पहुंच गया। सोचिए किस लेवल का क्रेज रहा होगा। और ये कहानी सिर्फ नेटस्केप की नहीं थी। अप्रैल 1996 में याहू पब्लिक हुआ, और उसकी शुरुआती कीमत लगाई गई $848 मिलियन। एक ऐसे सर्च इंजन के लिए जो उस समय बस वेब पेजों की एक डायरेक्टरी जैसा था। फिर आया अमेज़न मई 1997 में, एक ऑनलाइन किताबों की दुकान जिसकी कीमत थी $438 मिलियन। और अगली बसंत तक अमेज़न और याहू दोनों के स्टॉक की कीमत 4 गुना से भी ज्यादा हो चुकी थी। बाजार में एक तरह का पागलपन सा छा गया था। लेकिन जब हर कोई इस पार्टी में जश्न मना रहा था, एक बहुत ही पावरफुल शख्स ने एक चेतावनी दी, एक इशारा कि शायद चीजें हद से ज्यादा गर्म हो रही हैं। इस चार्ट में हम साफ देख सकते हैं कि ग्रीनस्पैन की ये चेतावनी मार्केट के पीक पर पहुंचने से 3 साल से भी ज्यादा पहले आई थी। मतलब पार्टी तो बस शुरू ही हुई थी, लेकिन उन्होंने खतरे की घंटी पहले ही बजा दी थी। उनका ये इर्रेशनल एक्सूबरेंस या तर्कहीन उत्साह वाला बयान बहुत बहुत मशहूर हुआ। ये शायद पहली बार था जब किसी इतने बड़े ओहदे पे बैठे इंसान ने पब्लिकली ये माना कि शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहीं पर पीटर थिल एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखते हैं। उनका कहना है कि इस उत्साह को समझने के लिए हमें उस समय की बाकी दुनिया पर भी एक नजर डालनी होगी। तो देखिए हो क्या रहा था। एक तरफ टेक की दुनिया में जबरदस्त तेजी थी, और दूसरी तरफ पुरानी ग्लोबल अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा रही थी। 1997 में पूर्वी एशिया में वित्तीय संकट आया, 1998 में रूस का रूबल संकट हुआ, और 1999 में जब यूरो लॉन्च हुआ तो उसकी शुरुआत भी बहुत कमजोर रही। तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बाकी कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा, वहां टेक ही भविष्य की एकमात्र उम्मीद की किरण जैसा लग रहा था। इन्वेस्टर्स के लिए यह शायद अकेला समझदारी भरा दांव था। अब बात करते हैं इस उन्माद के बिल्कुल पीक पॉइंट की। सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक चले 18 महीनों का वो पागलपन। लेकिन क्या वो सिर्फ पागलपन था या कुछ और भी था? इस चार्ट में वो अविश्वसनीय उछाल साफ दिखता है जो मार्च 2000 में अपने पीक पर पहुंचा।
ये वो दौर था जब हर किसी को यकीन हो चला था कि इंटरनेट ही सब कुछ है, यही भविष्य है। 10 मार्च 2000 ये वो तारीख है जब नैस्डैक इंडेक्स 5048 के अपने ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। ये .com युग का सबसे ऊंचा, सबसे सुनहरा पल था। और इसके ठीक बाद सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। तील का तर्क है कि भले ही वो एक बुलबुला था, उस चरम के पल में एक तरह की क्लैरिटी, एक स्पष्टता भी थी। लोगों ने भविष्य को देखा, उन्हें समझ आया कि हमें कितनी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और उन्हें यकीन था कि वो इसे बना सकते हैं। तो शायद पागलपन और दूरदर्शिता के बीच की लकीर उतनी मोटी नहीं होती जितना हम सोचते हैं।